आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है। लंबी छुट्टियों के बाद लौट आया हूँ। दिल्ली की सर्दी से भागा था, लेकिन हर बुद्धू लौट कर घर आता है, तो हम आ गए। 5 फरवरी तारीख है आज, दिन शुक्रवार, और जिसे आप सुनना शुरू कर चुके हैं उस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट को कहते हैं दिन भर। नाम से ही साफ है, दिन भर की खबरों का लेखा जोखा लाते हैं हम। सो ले आए तो क्या क्या है पिटारे में, जल्दी से बताता हूँ। संसद से सड़क तक आज भी गूंजा कृषि कानून का मुद्दा। क्या क्या होता रहा, आराम से बताएंगे। आज बंगाल में बजट पेश किया ममता बनर्जी ने, उस पर भी बात होगी। बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बंगाल में इलेक्शन भी तो है। फिर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान हुआ है, उसे समझेंगे, क्योंकि आपकी जेब की सेहत इस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। और कांग्रेस को उसके ही नेताओं ने कितना चंदा दिया, बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है, सुनाऊंगा। और लास्ट में इंडिया इंग्लैंड टेस्ट की बात भी होगी, वहां किसकी सेहत बिगड़ी, आज गर्मा गर्म चर्चा होगी, वो सुनिएगा। पहले श्रुतिका से हेडलाइंस सुनते हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर पीएम मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ संसद भवन में आज बैठक की, जिसमें अमित शाह, जावड़ेकर समेत कई मंत्री मौजूद रहे। साथ ही आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून के फायदे गिनवाए। उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल पूरी तरह खुल जाएंगे। इसके अलावा 10 फरवरी से ही क्लास 6 से ऊपर के स्कूल खुल जाएंगे। आज स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी को नियम के मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा। तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में एक बिल पेश किया। इसमें रमी, पोकर आदि जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले गेम पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार बजट सत्र में पेपर का उपयोग नहीं होगा। पेपरलेस कार्यवाही के दौरान विधायकों को आईपैड का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए सभी विधायकों को पत्र भेजकर उनसे आईपैड खरीदने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने यमन में चल रहे सऊदी अरब के साथ 5 साल पुराने सैन्य अभियान से अलग होने का फैसला किया है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब और यूएई ने पिछले 5 साल से सैन्य अभियान छेड़ रखा है, जिसमें स्कूली बच्चों समेत आम लोगों की जानें भी गई हैं। अमेरिका के इस फैसले को ईरान के हक में माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट फिलहाल 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही रहेगी। और चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहले दिन के खेल खत्म होने तक 3 विकेट गंवाकर 263 रन बना लिए हैं। कप्तान जो रूट नाबाद 128 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। संसद में आज कृषि कानून पर बहस हुई। फोकस में रहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। आमतौर पर संयत नजर आने वाले तोमर राज्यसभा में खड़े होकर कानून के फायदे गिना रहे थे और देखते ही देखते कांग्रेस पर बरस पड़े। क्या बोले पहले वो सुनाता हूं, और उसके बाद कांग्रेस का जवाब भी आया है, वो भी सुनाऊंगा। हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे
देखें जी, दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। तो खून की खेती वाले बयान का जवाब दिग्विजय सिंह ने संसद के बाहर निकल कर दिया। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूं कि गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं, तो नफरत से हिंसा फैलती है, और जब भी हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इन्हें हमेशा फायदा मिलता है। तो ये थे दिग्विजय सिंह। आज तक रेडियो के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव आज संसद की कार्यवाही कवर करने पहुंचे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि राज्यसभा में आज क्या क्या और हुआ। देखिए, आज राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ था बजट सत्र की शुरुआत पे, जो हर साल हुआ करता है, उसका विपक्ष ने बहिष्कार किया था। लेकिन उसका जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जो कि एक प्रक्रिया है जिसके तहत उसमें बहस होती है और बहस के बाद उसमें वोट होता है, वो पास किया जाता है। और उस बहस के दौरान अगर आप देखें तो लगातार विपक्ष ने सरकार को किसान कानूनों के ऊपर जम के लताड़ा। अगर आप देखें तो तमाम नेताओं ने यहाँ तक कह डाला कि ये सरकार जो है वो किसान विरोधी है। डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि कुछ ट्वीट्स को लेकर के सरकार चिंतित है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह के आए थे अमेरिका में कि अब की बार ट्रंप सरकार, यानी कि वो वहां की दखलंदाजी थी उनकी राजनीति में। संजय सिंह जो कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी सरकार पे जम के प्रहार किया था, कहा था कि एक ट्वीट या कुछ ट्वीट से भारत का लोकतंत्र कमजोर नहीं होता। इस सबको देखते हुए सरकार के ऊपर काफी दबाव था, क्योंकि विपक्ष जो है, अगर ये किसान आंदोलन खत्म हो गया होता तो शायद विपक्ष का प्रहार कमजोर होता। लेकिन चूंकि धरना प्रदर्शन और किसानों की से तनाव दिल्ली पुलिस का अभी भी चल रहा है, इस कारण से विपक्ष को सरकार को घेरने का अच्छा मौका था। ऐसे में आप देखिए कि 15 नेताओं का एक गुट किसानों से मिलने के लिए भी गया था कल, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। ऐसे हालात में आज अगर आप देखें तो कृषि मंत्री ने एक तो सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से कानून जो है वो सरकार के किसानों के हक में है। दूसरा, उन्होंने ये उल्लेख किया कि किस तरह से किसानों को बरगलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह सरकार लगातार उनसे बातचीत करती रही, लेकिन किसानों की तरफ से कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल है। उनका कहना था कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये काला कानून है, लेकिन किसान नेता जो उनसे बातचीत के लिए आए, उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि इस कानून में काला क्या है। और उन्होंने ये कहा कि 1.5 साल तक की मियाद तक के लिए सरकार कानूनों को मुलतवी करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद जब बहस चल रही थी, उस दौरान कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कुछ बयान दिया, उसके जवाब में जब कृषि मंत्री जो कि बोल रहे थे कि भाजपा इस तरह की खेती नहीं करती है, खून से खेती कांग्रेस किया करती है, उनका कहने का आशय यह था कि द्वेष फैला करके राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेकती है। और एक बात बहुत पते की यहाँ पे बनती है कि अगर सारे विपक्षी दल और किसान नेता सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं और इस पूरे झगड़े को किसान बनाम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक ही राज्य के किसान कर रहे हैं और कांग्रेस बरगला रही है। इस सबको का एक आशय लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी तरफ से पैंतरा बदला है और पैंतरा बदल करके वो कांग्रेस को कानून विरोधी बना रही है। उस तक सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि पूरा ठीकरा इस प्रोटेस्ट का और इस चल रहे विवाद का पूरा कांग्रेस के सर पर मर दे, जिससे कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाए, बीजेपी बनाम कांग्रेस हो जाए, जिससे कि मामले का एक राजनीतिक कलर बने और किसान वर्सेस बनाम सरकार का जो कोशिश हो रही है विपक्ष की, वो थोड़ी विफल हो जाए। सर, इसके अलावा एक बैठक भी चल रही है जिसमें अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर है, वहां क्या चल रहा है? देखिए, ये जो मीटिंग है ये कई तरह से अहम है। एक कल चक्का जाम की कॉल की है किसान यूनियनों ने। कहा यह जा रहा है कि बैक चैनल से कुछ बातचीत चल रही है और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, जिस तरह की 26 जनवरी के दिन हुई। दूसरा, देखिए, गृह मंत्री जो हैं वो पुलिस और सारे महकमों के इंचार्ज, राज्यों के साथ जो समन्वय होता है उनके इंचार्ज हैं।
और उसको देखते हुए उन लोगों की मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि कल किस तरह का इंतजाम होगा और कल किस तरह का रवैया रहेगा पुलिस का प्रदर्शनकारियों को लेकर के। इसके अलावा एक अहम बात यह भी बनती है कि सरकार की तरफ से अभी भी किसान यूनियंस को ऑफर है कि वो बातचीत के लिए आए। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि ये बैक रूम से जो बातचीत चल रही थी, पीछे पीछे जो बातचीत चल रही है, उसमें एक इशारा ये भी आया है कि अगर जो ये मियाद सरकार ने बोली थी 1.5 साल की, अगर इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो शायद कुछ कांग्रेस किसान यूनियनों को अप्रोच किया जा सकता है, जो बिचौलिए बात करा रहे हैं, कि वो इस डिमांड को एक्सेप्ट करके अपनी धरना प्रदर्शन को बंद कर दें। इसका आगे क्या किसान यूनियन इस पे मानेंगे ये बात तय नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक प्रपोजल की बात चल रही है कि क्या अगर सरकार इस मियाद को बढ़ा दे तो किसानों को इसका ऑफर किया जा सकता है और इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। राहुल जी, एक बैठक की भी खबर आई थी, अमित शाह, नरेंद्र तोमर समेत कई आला नेता उसमें मौजूद रहे। देखिए, ये जो मीटिंग है ये कई तरह से अहम है। एक, कल चक्का जाम की कॉल की है किसान यूनियनों ने। कहा यह जा रहा है कि बैक चैनल से कुछ बातचीत चल रही है और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, जिस तरह की 26 जनवरी के दिन हुई। दूसरा, देखिए, गृह मंत्री जो हैं वो पुलिस और सारे महकमों के इंचार्ज हैं, राज्यों के साथ जो समन्वय होता है उनके इंचार्ज हैं, और उसको देखते हुए उन लोगों की मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि कल किस तरह का इंतजाम होगा और कल किस तरह का रवैया रहेगा पुलिस का प्रदर्शनकारियों को लेकर के। इसके अलावा एक अहम बात यह भी बनती है कि सरकार की तरफ से अभी भी किसान यूनियंस को ऑफर है कि वो बातचीत के लिए आए। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि ये बैक रूम से जो बातचीत चल रही थी, पीछे पीछे जो बातचीत चल रही है, उसमें एक इशारा यह भी आया है कि अगर जो ये मियाद सरकार ने बोली थी 1.5 साल की, अगर इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो शायद कुछ कांग्रेस किसान यूनियनों को अप्रोच किया जा सकता है, जो बिचौलिए बात करा रहे हैं, कि वो इस डिमांड को एक्सेप्ट करके अपनी धरना प्रदर्शन को बंद कर दें। इसका आगे क्या किसान यूनियन इस पे मानेंगे ये बात तय नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक प्रपोजल की बात चल रही है कि क्या अगर सरकार इस मियाद को बढ़ा दे तो किसानों को इसका ऑफर किया जा सकता है और इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। और किसान आंदोलन संसद के बाहर सड़कों पर भी हंगामे का बायस बना हुआ है। राजस्थान के दौसा में किसान महापंचायत हुई। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इसमें पहुंचे, कई अहम बातें कहीं। यूपी के शामली में भी ऐसा ही एक बड़ा आयोजन हुआ था। और दिल्ली के बॉर्डर पर तो खैर हलचल है ही तेज। देश भर में किसान कल चक्का जाम करने वाले हैं। हालांकि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड को छूट मिली है। तो किसानों के प्लान की खबर लेने के लिए हमने फोन मिलाया। गाजीपुर में मौजूद हैं हमारे सहयोगी कुमार कुणाल, उनको। देखिए, किसानों की जो अब तक की प्लानिंग समझ में आ रही है उसके मुताबिक उनका ये पूरा चक्का जाम जो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले ये भी घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये चक्का जाम नहीं होगा और वहां पर सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके दफ्तर में जाकर के किसान अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जहां तक दिल्ली की बात है, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चिंता भी है लोगों को और संवेदनशील भी माना जा रहा है, दिल्ली में भी किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, यानी दिल्ली में भी वो चक्का जाम नहीं करेंगे। तो ज्यादातर जो हिस्से प्रभावित होंगे, जो लग रहा है अभी तक की तैयारी से, वो हरियाणा, पंजाब और बाकी कुछ जगहों में ये पूरा प्रभाव ज्यादा रहेगा। हालांकि ये पूरा चक्का जाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर का है, यानी पूरे देश में इसका आह्वान किया गया है, लेकिन साफ तौर पर कहा गया किसान यूनियनों की तरफ से कि वो इसको बिल्कुल उग्र नहीं बनाएंगे बल्कि शांतिपूर्वक रखेंगे। और 12 बजे से 3 बजे तक इसलिए समय भी रखा गया है क्योंकि उस समय सड़कों पर भीड़ कम होती है और ज्यादातर जो सड़कें जहां पर इसे रोका जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, वो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें होंगी। कुणाल, किसानों की तैयारी के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन 26 जनवरी जैसी घटना फिर ना हो, उसके लिए पुलिस की क्या तैयारी है? देखिए, दिल्ली में पुलिस ने पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, वहां पर पूरी कई लेयर की सुरक्षा की गई है और ऐसा इंतजाम किया गया है, बैरिकेडिंग लगा करके, कटीले तारों को लगा करके, और साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं इतनी तादाद में तैनात किए गए हैं कि कोई भी किसान या आंदोलनकर्ता वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाए। इसके साथ साथ
अलग अलग जो राज्य हैं, जो दिल्ली की सीमा से लगे हुए राज्य हैं, खासतौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उनकी पुलिस के साथ भी दिल्ली पुलिस अपना तालमेल बिठा रही है, क्योंकि जो प्रदर्शन चल रहा है वो राज्यों में चल रहा है, यानी दिल्ली के बॉर्डर पर तो, लेकिन वो सीमा या तो उत्तर प्रदेश की लगती है या फिर हरियाणा की लगती है, तो उनसे भी तालमेल बिठाया जा रहा है। जो तीसरी तैयारी है वो ये है कि मेट्रो को भी बंद करने पर विचार किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो मेट्रो के कुछ स्टेशन बंद किए जा सकते हैं या किसी लाइन पर मेट्रो की जो सेवा है उसको रोका जा सकता है। तो ये तमाम चीजों को लेकर के आज पूरी बैठकों का दौर चला है। जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने आज मीटिंग की है और उसके बाद ये तय किया है कि इस तरीके के जो गाइडलाइन है और जो तैयारियां हैं वो जमीन पर की जाए। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। बंगाल आजकल खूब फोकस में है। आज तो खैर फोकस में इसलिए रहा क्योंकि पहली बार सीएम ममता बनर्जी ने बजट पेश किया। यह अंतरिम बजट था और खबर यह आई कि राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा बीमार हैं, तो खुद दीदी ने बजट भाषण दिया। भाषण शुरू हुआ तो पहले लेफ्ट और कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया, फिर बीजेपी विधायक भी जय श्री राम का नारा लगाते हुए सदन से बाहर निकल गए। अब इलेक्शन सामने ही है, इसलिए बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं होनी थी, वो हुई। तो क्या क्या ऐलान हुए, ये जानने के लिए हमने फोन मिलाया हमारे सहयोगी केशव दुबे को। बंगाल में इसी अप्रैल और मई के महीने में चुनाव होने वाला है, हम सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वित्त मंत्री जो अमित मित्रा हैं, उनकी तबीयत खराब होने के कारण ममता बनर्जी मिनिस्टर हैं, वो खुद बजट इस बार पढ़ने आई। और जैसे ही उन्होंने बजट पढ़ना शुरू किया, बजट भाषण देना शुरू किया, बीजेपी के कुछ विधायकों विवाद भी किया, हंगामेबाजी की, नारेबाजी की, स्लोगन लगाया। लास्ट में स्पीकर ने उन सबको बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने बजट पेश किया। दरअसल ये पूर्ण बजट तो है नहीं किसी भी सरकार का, ये एक जो मौजूदा सरकार का टर्म है उसका एक अंतरिम बजट जिसे कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट्स ये कहा जाएगा। इसमें चुनावी वादों की कई झलकियां हम देख सकते हैं। खास करके साउथ बंगाल से लेकर नॉर्थ बंगाल तक उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का ऐलान किया। नेपाली, हिंदी, उर्दू, कामतापुरी भाषी, चाय बगान, राजवंशी भाषा के लिए, विद्यालयों के लिए, मदरसा के लिए सरकारी अनुमोदन बढ़ाने की बात, तफसीली जो वहाँ उप जनजाति हैं उनके लिए फंड देने की बात, किसानों के लिए भी जो 5,000 रुपए देने की बात थी, उसे उन्होंने जून 21 के बाद से 6,000 रुपए करने की बात की थी। नेताजी को फोकस करते हुए ममता बनर्जी ने कई सारे ऐलान किए, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान आप ये समझ सकते हैं कि कोलकाता जो पुलिस है उसमें न्यू बटालियन बनाने की बात हुई है नेताजी के नाम पर। साथ ही नेताजी के नाम पे स्टेट में ममता सरकार ने प्लानिंग कमीशन बनाने की बात की है। तो इस तरह से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि जून के बाद अगर उनकी सरकार आती है तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड, द्वारे सरकार, ऐसे जनहितैषी प्रोग्राम जारी रहेंगे बंगाल की जनता के लिए। और इसके साथ ही लगे हाथ उन्होंने युवाओं के लिए 3 साल में 10,000 युवाओं को इंटर्नशिप देने की बात कही है, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम कर सकेंगे। साथ ही सड़कों पे ज्यादा ध्यान दिया है। नंदीग्राम में एक जो जहां से वो लड़ने की बात कर रही है, जहां से चुनाव लड़ सकती है, उन्होंने एक ब्रिज बनाने की बात कही है हल्दी नदी पे। और इसी के साथ साथ नॉर्थ बंगाल में भी कई सारे ब्रिज का ऐलान किया। नॉर्थ बंगाल जहां से पिछली लोकसभा में चुनाव में टीएमसी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, वहां पे कई सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने घोषणा की है। और एक कॉमन किचन और माँ नाम से एक नई प्रोजेक्ट का ऐलान किया। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरिम बजट था, 3 महीने के लिए बजट होता है। ये अप्रैल के बाद से जून तक जो कैसे चलेगी सरकार, लेकिन दरअसल इसके जरिए इस मौके का उन्होंने फायदा उठाया। सबसे तरीका तो ये है कि सीएम आई और सीधे उन्होंने हाउस को संबोधित किया, पूरी बंगाल की जनता से उन्होंने एक डायरेक्ट वो जुड़ी। और एक तरह से उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार पे भी निशाना साधा कि अम्फान तूफान के बाद पैसे उस तरह से नहीं मिले राज्य सरकार को, और कोरोना काल के दौरान भी राज्य सरकार की ओर से राज्य सरकार को जो केंद्र की ओर से मदद की गई थी उसकी भी उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि उस तरह की मदद नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। अब बात कांग्रेस की, जहां से मंथन, बैठक, बगावत की खबरें पिछले कुछ वक्त से छन छन कराती रही हैं, लेकिन आज बात जरा दूसरी है। 2019-20 में कांग्रेस को 139 करोड़ रुपए का चंदा मिला। तो कांग्रेस को मिली इस योगदान राशि में किसने कैसा कंट्रीब्यूट किया? उनके ही नेताओं ने। काफी दिलचस्प आंकड़ा है उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का। तो क्या है आंकड़ा, इस बारे में बात कर रहे हैं आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे।
नितिन, दरअसल निर्वाचन आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार कांग्रेस को 2019 और 20 के दौरान 139 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। पार्टी फंड में सबसे बड़ा योगदान कपिल सिब्बल ने दिया है। उन्होंने कुल 3 करोड़ रुपए का योगदान दिया। अगर दूसरे सदस्यों पर गौर करें तो पूर्व मंत्री आनंद शर्मा, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद ने 54 हजार का कंट्रीब्यूशन किया है। वहीं मिलिंद देवड़ा ने 1 लाख और राज बब्बर ने 1,08,000 रुपए का चंदा दिया है। नितिन, यहाँ ये जो 54,000 है ये बड़ी दिलचस्प रकम है। इस अमाउंट को बतौर कंट्रीब्यूशन बहुत लोगों ने चुना है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी को 54,000 रुपए का दान दिया था। दरअसल ये सभी रकम 20,000 से अधिक है, क्योंकि कानून के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी है कि वे 20,000 रुपए से अधिक चंदा देने वाले व्यक्तियों, कंपनियों, इलेक्टोरल ट्रस्ट और संगठनों के बारे में जानकारी दे। वहीं अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं तो आईटीसी और इससे जुड़ी कंपनियों ने 19 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जबकि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 39 करोड़ रुपए का चंदा। अगर पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1,08,000 रुपए का योगदान दिया है, जबकि सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर वही कांग्रेस पार्टी की फेवरेट रकम 54,000 रुपए का चंदा दिया है। ऐसे में कपिल सिब्बल का सहयोग सबसे अधिक है। कांग्रेस को मिले रुपये पैसों की बात के बाद आपके रुपये पैसों की बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा कर ली है। बजट के बाद हुई आरबीआई की इस रिव्यू मीटिंग को अहम कहा गया था। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट अभी भी 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर रहेगी। एक्सपर्ट्स पहले से ही अंदाजा लगा रहे थे कि ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसे थोड़ा कायदे से समझने के लिए हमने बात की शुभम शंखधर से और पूछा कि समीक्षा की मेन हाइलाइट्स क्या हैं और आरबीआई के गवर्नर ने ब्रीफिंग में क्या कहा। जी देखिए, मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में जो सबसे बड़ी बात थी वो थी ब्याज दरों में किसी भी तरीके की कोई कमी ना होना। हालांकि ये पहले से भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि रिजर्व बैंक की ओर से किसी भी तरीके की नीतिगत दरों में कमी नहीं की जाएगी, कोई बदलाव भी नहीं किया जाएगा, यानी कि बढ़ोतरी की भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हाँ कमी के भी अनुमान नहीं थे, क्योंकि पहले से ही आरबीआई की ओर से जो बड़ी कटौती की जा चुकी है अभी भी वो पूरी तरीके से बैंकों से आगे ग्राहकों को पास नहीं हो पाई है। तो ऐसे में इंस्टांस देखना जरूरी था जो अकोमोडेटिव अभी भी है, यानी कि अभी भी ब्याज दरों में अगर जरूरत पड़ी तो और कटौती की जा सकती है। ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा एक जो बड़ा डिसीजन आज मुझे लगता है पूरी मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में था वो ये था कि अब रिटेल इन्वेस्टर अब डायरेक्ट आरबीआई में अपना गिल्ट अकाउंट खुलवाकर कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड खरीद पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब तक नहीं खरीद पाते थे, अब तक भी अगर चाहते थे तो दूसरे रूट से, मतलब एक नया रूट तो मिलेगा गिल्ट अकाउंट सीधे आरबीआई में खुलवाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल गया है। ये दूसरी बड़ी खबर थी कि अब रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट आरबीआई में अपना अकाउंट खुलवाकर रिटेल डायरेक्ट उस सर्विस को नाम दिया गया और वो सीधे सीधे बॉन्ड को खरीद पाएंगे, बॉन्ड को सब्सक्राइब कर पाएंगे। एक बड़ा डिसीजन था आरबीआई का जो सीटीएस सिस्टम को अभी सभी शाखाओं में लागू कर दिया, यानी पूरे देश की जो सभी शाखाएं हैं वो अब सीटीएस यानी कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंतर्गत आएंगी, जो अब तक नहीं थी। अब तक अभी देश में करीब 18,000 ऐसी शाखाएं थी जिनमें ये सुविधा नहीं थी। इसके बाद निश्चित तौर पर जो ट्रांजैक्शन है चेक के जरिए वो आसान हो जाएंगे। डिजिटल पेमेंट के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन की घोषणा की है कि किसी भी तरीके का अगर कोई समस्या है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार की कोशिश है लगातार कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। आरबीआई का भी प्रयास है कि अगर डिजिटल पेमेंट को लेकर किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो उसको दूर करने के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन है। इससे निश्चित तौर पर लोगों में जो अभी डिजिटल पेमेंट के प्रति एक डर है या एक असमंजस रहता है उसमें कमी आएगी और लोग डिजिटल पेमेंट की ओर आगे प्रोत्साहित होंगे, बढ़ेंगे। एक ओम्बड्समैन को लेकर बड़ा डिसीजन है। अभी देश में 3 तरीके के ओम्बड्समैन अलग अलग हैं, बैंकों के लिए अलग, एनबीएफसी और नॉन बैंक प्रीपेड इंश्योरर के लिए अलग। अब एक देश में एक लोकपाल यानी कि एक ओम्बड्समैन की बात कही है। देश भर में करीब 22 लोकपाल ऑफिस आरबीआई की ओर से खोले गए और अब वो एक लोकपाल सभी तरीके की सर्विसेज के लिए किया जाएगा। जीडीपी के ग्रोथ रेट का एक अनुमान आया है जहां पर ये कहा गया है कि 10.5% जीडीपी ग्रोथ रेट रहने के अनुमान है।
इकोनॉमिक सर्वे में हालांकि 11% की उम्मीद जताई थी, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, आधे फीसदी का अंतर है, लेकिन हाँ फिर भी इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया था कि अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 11% रहेगी, जबकि आरबीआई ने आज अपनी मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में इसके 10.5% रहने के अनुमान लगाए हैं। ये एक समझने वाली बात है। आरबीआई ने एक प्रमुख टिप्पणी में ये जरूर कहा है कि कोविड की वैक्सीन अब जैसे जैसे अभियान शुरू हुआ है और उससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है, और जो आने वाले हाई फ्रिक्वेंसी नंबर हैं वहां भी अब वापसी के संकेत दिखने लगे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आरबीआई एक आश्वस्त दिख रही है कि हाँ अब अर्थव्यवस्था में वापसी हो रही है, और वैक्सीन का प्रसार जितनी तेजी से होगा अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी, वापसी की रफ्तार भी उतनी ही तेज आएगी। इकोनॉमिक सर्वे में भी हमको याद रखना होगा ये बात, ये टिप्पणी की गई थी कि वैक्सीन के रोल आउट पर इकोनॉमी की वापसी बहुत हद तक निर्भर करेगी। अच्छा शुभम, आरबीआई ने ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव तो किया नहीं है। महंगाई के मोर्चे पर इस फैसले का असर क्या देखने को मिल सकता है, और आरबीआई की नजर में क्या इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं? देखिए, इन्फ्लेशन को लेकर निश्चित तौर पर आरबीआई ने आज की जो मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा थी उसमें अपने कुछ लक्ष्य को जो है बढ़ाए हैं। अभी ये कहा है कि जो खुदरा महंगाई है वो 6% के सुविधाजनक स्तर से नीचे है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में जो खुदरा महंगाई है उसका अनुमान पहले 5% था, जिसको बढ़ाकर अब 5.2% कर दिया गया है। एक और बात यह है कि 4.6% था, माफ कीजिएगा ऋतुराज, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना। ठीक है। पहले ये अनुमान 4.6% था, जिसको बढ़ाकर 5.2% कर दिया गया है। महंगाई को लेकर एक चिंता है, महंगाई को लेकर एक चिंता इसलिए भी है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी सरकार ने बजट में जिस तरीके से ड्यूटी बढ़ाई है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं लगातार, तो वहां पर महंगाई एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए ब्याज दरों में कटौती की आगे की जो संभावना या आगे जो ब्याज दरों में अगर कटौती होगी उसमें महंगाई का बड़ा रोल रहेगा। और आखिर में लिए चलते हैं आपको चेन्नई। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज आज से शुरू हुई। पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड मजबूत स्थिति में दिखा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही इंग्लिश टीम ने स्टंप तक 3 विकेट के नुकसान पर 263 रन बना लिए हैं। कप्तान जो रूट 128 रन बनाकर क्रीज पर हैं। आज के खेल के क्या हाई पॉइंट्स रहे, भारतीय टीम विकेट लेने के लिए क्यों तरसती दिखी, और कल खेल का रुख क्या हो सकता है, इन्हीं सब पहलुओं पर हमारे सहयोगी कुमार केशव ने बात की खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल से। सुनिए इन दोनों की चर्चा। इकबाल, भारतीय टीम पूरे दिन विकेट के लिए तरसती रही, 3 विकेट ही झोली में आए, तो रीजन क्या है? पिच फ्लैट था, या फिर भारतीय गेंदबाजी ठीक नहीं रही, या इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की? देखिए, ये जो तमाम चीजें आपने कही हैं वो तमाम चीजें हैं। पहली बात तो ये कि पिच एकदम, ये पिच नहीं हाईवे लग रहा है, और जिस तरीके से पहला दिन पिच जो है एकदम फ्लैट नजर आया, जरूर ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने यकीनन बहुत अच्छी बैटिंग की है। रोरी बर्न्स और डोमिनिक सिबली, जो कि श्रीलंका में बहुत कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था इंग्लैंड के ओपनर्स का, लेकिन यहाँ आते ही उन्होंने जिस तरीके की एक दृढ़ता दिखाई है वो काफी काबिल तारीफ है। मैं समझता हूँ कि खासतौर पर सिबली ने जिस तरह की बैटिंग की, 286 गेंदें खेलना, 87 रन बनाना, मतलब 30 की स्ट्राइक रेट, खूंटा गाड़ दिया उन्होंने एक छोर पर, और फिर कोई जवाब ही नहीं था भारतीय गेंदबाजों के पास। जवाब क्या, मतलब आपके पास 5 गेंदबाज थे, लेकिन पिच में जरा से भी आपने कुछ भी नहीं छोड़ा स्पिन गेंदबाजों के लिए हो या तेज गेंदबाजों के लिए। ऊपर से एसजी की गेंद जिसकी की सिलाई एकदम उधड़ गई थी, तो वहां भी कोई फास्ट बॉलर्स को ऑफ द सीम कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा था, कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो यकीनन एक बहुत नीरस दिन था भारतीय टीम के लिए। और वहीं अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो यकीन जिस तरीके से डोमिनिक सिबली ने बैटिंग की है, जो रूट जिस तरह से अपना 100वां टेस्ट मैच को यादगार बना रहे हैं, 100 जड़ करके नाबाद हैं वो, यकीनन आज का दिन तो आपको इंग्लैंड को देना पड़ेगा। जो रूट की बात हुई है तो जो रूट ने तो खूंटा गाड़ा है। ये 100वां टेस्ट था, 100वें से पहले 99वें और उससे पहले 98वें टेस्ट में भी उन्होंने शतक लगाया है। तो पहले श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच में 2 शतक, और अब भारत में भी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक्चुअली जो रूट को लेकर के जो सबसे ज्यादा शिकायतें होती थी वो ये होती थी कि वो
कन्वर्ट नहीं कर पाते, बड़ी पारियां नहीं खेल पाते, कन्वर्जन रेट उनका बहुत खराब है और उनके आंकड़े भी दर्शाते हैं। इससे पहले आप देखेंगे 19 शतक थे आई गेस और 49 अर्धशतक थे, यानी कि इसका मतलब ये कि आपने 50 तो क्रॉस कर लिया, उसको 100 में तब्दील नहीं कर पा रहे थे आप। लेकिन पिछली 2 पारियों का आपने जिक्र किया, श्रीलंका में एक दोहरा शतक और एक दोहरा शतक बनाते बनाते रह गए। वहां से उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि नहीं, मैं अब टिकने के लिए आया हूं, लंबी पारियां खेलने के लिए आया हूं। और यहाँ चेन्नई में भी उन्होंने शतक बनाया है। लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक बनाने वाले दूसरे वो इंग्लैंड के कप्तान बने हैं आफ्टर एलिस्टर कुक। उन्होंने लगातार 3 शतक बनाए थे 3 टेस्ट मैचों में 2011-12 में। तो यकीनन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वाकई बहुत जबरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं। जरा भी मौका नहीं दे रहे हैं और जिस तरह की पिच हमने ऑफर की है उसको देखते हुए तो मैं समझता हूं कि एक बहुत जबरदस्त बैटिंग पैराडाइज है और उसका खूब फायदा उठाया है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने और खासतौर पर जो रूट ने। डैडी कोहली आए हैं, कप्तानी कैसी लगी? क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में रहाणे ने लंबी लकीर खींच दी है, तो जाहिर है कंपैरिजन होगा ही। टीम कॉम्बिनेशन पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कुलदीप यादव की जगह सुंदर या शहबाज नदीम को खिलाना या फिर 2 ही फास्टर खिलाना, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, टीम सिलेक्शन को लेकर के कहीं थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर लोग जाहिर कर रहे हैं। इस बात को लेकर के कुलदीप यादव को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की जा रही है कि आप देखिए कुलदीप यादव पहले तो कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा साइड लाइन किए गए, आईपीएल में उनको मौके नहीं मिले ज्यादा। फिर आपने ऑस्ट्रेलिया में उनको ट्रैवल कराया, ऑस्ट्रेलिया में 2 महीने वो बाहर बैठे। इसके बाद यहाँ जब चेन्नई में टेस्ट मैच हुआ और आपका जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था अक्षर पटेल के रूप में, वो इंजर्ड हो जाता है, उनको घुटने की चोट है। तो ये साफ तौर पर ये मौका बन रहा था कि कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 के अंदर खिलाया जाएगा। लेकिन आपने अक्षर के रिप्लेसमेंट के तौर पर बाहर से बुलाया शहबाज नदीम को, और शहबाज नदीम जो कि ओरिजिनल टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं, उनको आपने जो है खिला दिया कुलदीप यादव के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है कि कुलदीप यादव को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। एक प्रॉपर स्पिन गेंदबाज हैं, इस पिच पे शायद वो कुछ फायदा उठा पाते। हालांकि पिच जिस तरह की है आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यू फील फॉर कुलदीप यादव कि इतना लंबा अरसा हो गया वो साइड लाइन ही चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और ऊपर से बायो बबल का जो रिस्ट्रिक्शन है, तो उसमें मेंटली भी बहुत फर्क पड़ता है खिलाड़ी के ऊपर। तो यकीनन इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, वरना हम एक बहुत अच्छे टैलेंट को अच्छे ढंग से इस्तेमाल न करते हुए उनको वेस्ट की तरफ हम धकेल रहे हैं। एक उनका करियर जो है वो क्वेश्चन मार्क की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते चलते एक छोटी टिप्पणी हो जाए कि इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, कप्तान की आपने बात की थी कि कोहली की कप्तानी, लेकिन सवाल ये है कि पिच में अगर कोई मजबूत मदद नहीं है और स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर्स हो आपके, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कुछ कर पा रहे हैं पिच से, तो फिर कप्तान कुछ नहीं कर सकता। कप्तान ने सही स्ट्रेटेजीज अपनाई, फील्ड प्लेसिंग सही थी, लेकिन कल मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में घेरने की कोशिश करनी चाहिए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को थोड़ा अटैक करना चाहिए भारतीय गेंदबाजों को, और यही स्ट्रेटेजी है, तभी आप कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगे। वरना अगर इंग्लैंड ने पहली पारी में 400, 450, 500 जो कि बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अब यहाँ से, तो फिर भारतीय टीम के लिए एक तरह से बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी इस टेस्ट मैच में। तो आज के दिन भर को यहीं थामते हैं, सामने वीकेंड पड़ा है, खूब एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालकर radio@aajtak.com पर मेल जरूर कीजिएगा, हमें पता तो चले कि आपको हमारे न्यूज पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर प्रतीक वाघमारे को और साउंड इंजीनियर कपिल देव सिंह को। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।